सो काफ़ी कम टाइम बचा है अपने एग्ज़ाम के लिए। इतना कम टाइम बचा है कि अब पढ़ाई नहीं हो सकती है। मेरा मतलब है कि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा नया कुछ पढ़ सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ ही, और आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, अपना रिवीजन किया है। तो जो ये वीडियो है इसके अंदर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले क्या करना है, मतलब आज की रात क्या कर सकते हैं, सुबह क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पर क्या करेंगे, और आसपास का जो भी एरिया रहेगा उसमें हम कैसे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो आप ये चीज़ समझो कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि एक मेन चीज़ होती है एनजाइटी। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, देखो एनजाइटी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनजाइटी इज गुड। एक ग्राफ होता है एनजाइटी वर्सेस परफॉर्मेंस का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये एनजाइटी लेवल है कि कितना एनजाइटी होनी चाहिए, और ये परफॉर्मेंस लेवल है कि इट इज़ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आपके पास आप इफ़ यू आर नॉट एनसियस, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, फिर डर ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि आप उसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाते हो, आप पढ़ाई पे फोकस करते हो, वीडियोस देखते हो, रिवाइज करने की कोशिश करते हो, थोड़ा टाइम देने की कोशिश करते हो। लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो उसके बाद अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उसको ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, वो बन जाती है स्ट्रेस में, और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देती है। तो आप एक ग्राफ देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी स्टार्टिंग में बढ़ती है एंजाइटी के ऊपर। तो हैविंग द एंजाइटी इज नॉट बैड एट ऑल, अच्छी बात है ये। लेकिन कब गलत है, जब वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो रहे ऑप्टिमल स्ट्रेस होना चाहिए, ज़्यादा उससे ना हो। उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को आप डाउन खुद कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं। आप उसको ऐसे समझो। ठीक है। सो अगर हम बात करें प्लानिंग क्या करनी है अपने को, सो एक बड़ा प्यारा सा कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है। तो अभी हम बात करें, देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इसके अंदर आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो करना क्या है, जैसे आपको एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, तो सर्वे द एंटायर एग्जाम फर्स्ट टू सी व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। कितना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन मिलता है, लाइक आप चेक कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा रफली जाकर चेक कर लो, अगर आपको ये चीज़ सही में आती है तो। फिर क्या करो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, या फिर अपना मॉक टेस्ट मैंने इसलिए पब्लिक कर दिया है ऑल सभी बच्चों के लिए। टेस्ट नंबर 1 वो इसीलिए था क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। अगर हम लेकर चलते हैं कि जो पैटर्न रहा है, कैसा पैटर्न रहा है, कि ये पैटर्न रिपीट होगा नहीं होगा, सपोज अगर वो पैटर्न रिपीट होता है, तो अगर पैटर्न रिपीट होता है तो आपको पूरा एक आइडिया लग चुका है कि 3 घंटे के अंदर कितना टाइम मुझे इतने को देना है। सो आपने कुछ प्लानिंग की होगी कि पहले मैं ऑब्जेक्टिव करने वाली हूँ, लाइक कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव अगर आते हैं तो ये काम करना है, रिडल्स में टाइम लग सकता है, या फिर मैथमेटिक्स को मैं फोकस करूंगी, या फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके थ्योरी डिजाइन वाले प्रिफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन, उनको हम फोकस करेंगे। ये सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इक्वली डिवाइडेड हो। ऐसा ना हो कि आपने सारा फोकस अपने मैथ्स पर खर्च कर दिया और आपको पता चला कि बाद में जाकर बहुत ईजी क्वेश्चन आए। ठीक है। रीड ओवर ईच क्वेश्चन केयरफुली। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपने से। आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू सेव टाइम एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है कि जैसे आपको सपोज यू आर गुड इन इंग्लिश, तो आपको बेटर है कि इंग्लिश पैसेज से स्टार्ट करो। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, एप्टीट्यूड अच्छा है, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। अगर आपके थ्योरी डिजाइन बेटर है तो वहां से फोकस करो। ठीक है। क्योंकि आपको जो कॉन्फिडेंस है, ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस का है। एग्जाम में तो आप परफॉर्म करोगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम क्रैक करना होता है ना, आपका माइंड को में क्रैक करना होता है। तो सबसे बड़ा जो की है इस पूरी वीडियो का, हैव द कॉन्फिडेंस। अभी हम बात करें इसके ऊपर भी, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। सो पिक आउट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू एंश्योर यू डोंट मिसअंडरस्टैंड। तो एक बार थोड़ा देख लेना कि आप गलत तो नहीं कर रहे हो। लाइक पैसेज आप कर रहे हो, पैसेज के अंदर जो आप टिक करते हो, तो एक बार जाकर चेक भी कर लो उन पैसेज में कि ये लाइन सही जो बोलना चाह रहे हैं सही बोला है या नहीं बोला है। कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम टाइम, ड्यू टू सम टाइम डिफरेंसेस, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम लिमिटेशन होती है, तो हम लोग गलत भी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे भी क्वेश्चन होते हैं तो पहले चेक करो कि एक सर्कल एंड क्वेश्चन, लाइक कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इजी है, मैं थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ, तो आप करो उस चीज़ के लिए। बट अगेन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीड एंड ईच क्वेश्चन सेपरेटली एंड डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब गेस इफ यू डोंट नो। मैंने आपको बोला गैस करना है। ये पहले कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी ये चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाटक के अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपने को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। बात करेंगे इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद। लीव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 मिनट, 10-15 मिनट अपने लिए छोड़ो। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का टाइम है एंड यू डिवाइड 1 आवर से ये करना ये करना ये करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में टाइम लग जाए, लाइक ये रिडल है, डिजाइन बेसिस क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है।
तो 10-15 मिनट थोड़ा बचा कर रखो अपने लिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि शायद बाद में आपको क्वेश्चन वो आ जाए। जैसे ग्रिडल आया, अभी आप सोच रहे हो समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दो, लिख लो एक पेपर के ऊपर, अगर वो अलाउड करते हैं तो इस क्वेश्चन में करना है। उसके बाद क्या करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। हो सकता है कि आधा घंटे 1 घंटे बाद आपका माइंड फिर से काम करना स्टार्ट कर दे उस टॉपिक के ऊपर, तो टाइम होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। अब हम बात करें कि एग्जाम एंजाइटी को कॉप कैसे करना है। देखो, 2 तरह के एग्जाम हो सकते हैं, इनको 2 डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है, पुअर कॉपिंग विद द इनएविटेबल स्ट्रेस ऑफ एन एग्जाम बिफोर इट टेक प्लेस। अभी जो आपके साथ हो रहा होगा वो शायद ये वाला केस है, इट इज अ केस 1, ठीक है। तो एग्जाम से पहले जो एंजाइटी होती है उसको कैसे डील करना है, और एंजाइटी एग्जाम के बाद या ड्यूरिंग द एग्जाम सॉरी, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जाम एंजाइटी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपको कैसे पता चलेगा आपको एंजाइटी है, तो कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एंसियस हो, ठीक है। तो स्टूडेंट हु हैव बीन एग्जाम सो दे हैव रिपोर्टेड द फॉलोइंग सिम्टम्स: मेमोरी ब्लॉक और ब्लैंकिंग आउट। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, लाइक आपने जीके पढ़ी होगी, आपने थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्वेश्चंस करे होंगे, आपको ऐसा लग जाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, दैट यू हैव स्टडीड। ये अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब एंजाइटी फेस कर रहे हो। फियर ऑफ फेलिंग बिफोर द एग्जाम इज इवन रिटर्न। आपको ये लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं व्हाट इफ आई फेल, तो अगर ऐसे फीलिंग आ रही है तो ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। फिजिकल सिम्टम्स सच एज रैपिड हार्ट बीट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, या आपको ब्रीथिंग सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इट इज़ नॉट ड्यू टू कोरोना और समथिंग, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन इट इज़ अबाउट योर एंजाइटी, ठीक है। स्वेटिंग, पसीना आ जाता है आपको। लोअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर पुअर अटेंशन एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ के ऊपर, आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है वो चीज़, जो कि बहुत सिंपल है, एक डेफिनेशन है, आप उसको पढ़ते समझ जाते हो, लेकिन आज आपको दिक्कत आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपको एंजाइटी है। अगर हम बात करें द की टू डीलिंग इफेक्टिवली विद द एग्जाम एंजाइटी इज टू वर्क ऑन व्हाट यू हैव द कंट्रोल ओवर। देखो, कुछ चीजें लाइफ में हमारे कंट्रोल होती हैं, कुछ चीज नहीं होती हैं। हमें फोकस उस पर करना चाहिए जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम कल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सीईओ के हाथ में, इट इज समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है। सेम चीज है, ये आना आम बात है, सभी के साथ होगी, आपके साथ है, मेरे साथ है। मैं भी एग्जाम देता हूँ, मुझे भी आती है, चाहे कितना बड़ा भी कोई भी कोई प्रोफेसर हो, उनको भी ये सही प्रॉब्लम आएंगी। तो आपका फोकस होना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हाउ यू स्टडी, आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना है, व्हाट यू स्टडी इट इज। लेकिन अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा, पेपर, अरे यार तुम्हारे हाथ में ही नहीं हो, अपने हाथ में नहीं है ना वो। लाइक काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ अदर स्टूडेंट परफॉर्म, कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसे करेगी, उसको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, लाइक दिस। तो उससे का कुछ फायदा नहीं है सोचने का। इट इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट, लाइक फालतू के इश्यूज पे। ये अपना क्या काम करना है, एक्चुअली मेरा पैट पीछे है, इसे इट इज सन का न्योर, और ये मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ये बस ये बोल रहा है कि मुझसे बात कर क्या लगा हुआ है फोन पर, वीडियो पे। सो टिप्स फॉर कॉपिंग विद एग्जाम एंजाइटी। तो आपको करना क्या है, बी प्रिपेयर्ड अर्ली। पहले तैयारी अच्छी करी होगी आपने, 2-3 वीक का टाइम लिया होगा, जब हम लोग टारगेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो कुछ क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च करे थे, सो दैट कि आपको पढ़ाई हो सके। स्लीप वेल, अच्छी तरह सोना से स्टार्ट कर दो, मेंटेन रेगुलर स्लीप। वैसे ऑल दो अब कल एग्जाम है तो हम ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है। एंड कीप द सेम कैफीन एंड शुगर इनटेक। जो आपकी बॉडी जिस काम के लिए बनी हुई है, जैसा आप बिहेव करते हो, आप मे बी कैफीन कम लेते हो या फिर शुगर थोड़ा ज़्यादा लेते हो, उसको मेंटेन करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम बॉडी का मेटाबॉलिज्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लर्न रिलैक्स ब्रीथिंग, और जब भी आपको लगे ना तो आराम से बैठो पद्मासन के अंदर या फिर मेडिटेशन करो, ये सब करो। लाइक टेकिंग सम स्लो रिलैक्स ब्रीथ कैन हेल्प यू टू थिंक क्लियरली अगेन। अगर बात करें कि एग्जाम से रिलेटेड क्या है, तो स्टॉप स्टडिंग एटलीस्ट 1 और 2 आवर बिफोर बेड टाइम द नाइट बिफोर। मतलब क्या है, आज आपके पास अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अराउंड 6:30 है, ये इसको एडिट होते होते 7 बज जाएंगे। आई थिंक 7:30 बजे की आपके पास ये वीडियो आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। उससे पहले आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये वो टाइम है, इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप सोते 1-2 घंटा, मैं चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद आप रिलैक्स करो, पेरेंट के साथ थोड़ा रहो, पापा मम्मी से बात करो, या फिर जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है उनसे बात करो। ये मत करना कि पढ़ रहा हूँ फिर जाकर सो जाओगे आप, नहीं, ये नहीं करना है। ये डिज़ाइन का एग्जाम है, तो याद रखना है सोने से पहले आपको आधा घंटा 1 घंटा कम से कम एटलीस्ट आप रिलैक्स करना, नहीं तो आपके पूरे रात भर माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। रिव्यू मेन थीम, जो भी मेन टॉपिक रहे हैं उसको पढ़ो, हैव ए प्लान बिफोर द एग्जाम और एम टू डू योर बेस्ट। रिकॉग्नाइज एंड टर्न ऑफ योर नेगेटिव सेल्फ डायलॉग। ये मत सोचो अपने आप पर, डाउट मत करो मैं किसी फेल हो गई तो, या फिर लाइक इस तरह की चीज़ मैं भूल गई, या फिर वहाँ पर मैंने सही से परफॉर्म नहीं करा है। सेल्फ डाउट, अभी ये टाइम नहीं है,
ठीक है, अगर आपको पढ़ाई भी नहीं करी है ना, तो हैव दिस काइंड ऑफ द फीलिंग कि मैं जाऊंगा एग्जाम देने के लिए और पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ये करो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको कल के दिन में क्या करना है, द डे ऑफ द एग्जाम, सो वेकअप एट रीजनेबल टाइम। अगर आपका जो टाइम लिखा हुआ है सुबह का, उससे आराम से प्लानिंग कर लो कितना आपको टाइम लगता है फ्रेश होने में, खाना पीना खाने में, उसके हिसाब से अच्छी तरह से उठो। ये नहीं है कि फिर लेट उठे हो और भाग रहे हो इधर उधर, राइट। एंड हैव अ ब्रेकफास्ट, ये बहुत जरूरी चीज़ है। अभी वैसे मैं दोबारा से बात करूंगा। कैरी योर नोटबुक टू द एग्जाम बट डोंट ओपन इट। आप चाहो तो कुछ अपने नोट्स लेके चले जाना, मैं नहीं चाहता आप उसे खोलो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं वोकेबलरी याद कर सकती हूँ या फिर उनको रिवाइज कर सकती हूँ, तो लास्ट मोमेंट पे ये काम कर सकते हो, अदरवाइज डोंट डू इट। स्टे अवे फ्रॉम अदर स्ट्रेस आउट स्टूडेंट हु मे गेट योर वरीड बिफोर द एग्जाम। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनको ब्लॉक मार दो अभी के लिए, जो लोग आपको परेशान करते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये होने वाला है, मैंने सुना है। निगेटिव लोगों से बात ही नहीं करनी है अपने को अभी। ठीक है, ऐसे लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करें, चाहे पढ़ाई के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। बट जो लोग बोलते हैं मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है यार, मैं क्या होने वाला है, बात ही नहीं करनी है। ऐसे रोने वाले बच्चों से क्यों बात करनी है? सोच कर देखो ना, एग्जाम से पहले आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपको मोटिवेट करें, तो उन लोगों को बिल्कुल बात नहीं करनी है, चुपचाप रहना है अपने से अपना ये इट इज़ अ वेरी सेल्फिश एग्जाम। मैं आपको सही बताता हूँ, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये तब तक काम करते हैं जब तक आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो अपने बारे में सोचो अभी के लिए, सिर्फ आपका एग्जाम कैसा सही जाना चाहिए, किसी और का क्या जा रहा है वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा बोलूंगा आपको कि थोड़ा अपने, इट इज नॉट अबाउट सेल्फिश, इट इज अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो एडमिट टू योर सेल्फ दैट यू विल नॉट नो ऑल ऑफ द आंसर्स ऑफ द एग्जाम। और ये मानना पड़ेगा अपने आप को कि अगर मैं, देखो मैं आर्किटेक्ट हूँ, काफी टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, अगर मुझे एग्जाम आएगा ना तो मैं भी 200 नंबर नहीं ला सकता, ये भी सच्चाई है। कुछ क्वेश्चन मैं भी गलती कर देता हूँ, तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करो। ठीक है, अगर हम बात करें जितनी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो लास्ट टिप्स क्या है आपके, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो कैसे टैकल करना है या कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है। कैरी एडमिट कार्ड इन प्रिंट आउट फॉर्मेट, प्रिंट आउट निकाल लेना, बेटर कलर प्रिंट आउट निकालो, थोड़ा फोटो अच्छी हो जाएगी। आईडी कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड, वाटर बोतल लेकर चले जाना पानी के लिए, कहीं वहाँ पर बाहर मत पीना, मास्क और सैनिटाइजर, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं आपके लिए पास होनी चाहिए। रात को 10 बजे और 11 बजे मैक्सिमम सो जाना, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिलीव मी, ये डिज़ाइन बेस्ड एग्जाम है और आपका माइंड एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप अगर 2-3 बजे तक रहोगे, लड़ाई कर रहे हो किसी से, पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आप ये समझो पूरा साल खराब करने वाले हो आप। ठीक है, सो 6 to 8 आवर्स स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी। मैं बोलूंगा कि अभी आप अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो ना 10-11 बजे, तो कुछ मत पढ़ो, सो जाओ। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो दही वगैरह खा सकते हो। दही को अच्छा बोला जाता है किसी अच्छे काम करने से पहले। ये इसलिए नहीं है कि कुछ मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ये सुपरस्टिशंस को, पर इसका फ़ायदा क्या होता है, जो कर्ड होती है वो बेसिक होती है। और जब हम स्ट्रेस होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं, तो ये एंजाइटी में होते हैं, तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको काउंटर कर देती है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा दही खा सकते हो। हैव लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जरूरी है, कभी खाली पेट मत जाना कि मुझे भूख नहीं है। चाहे आप चाहो 1-2 चपाती जरूर खा लेना। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे खा लिए फिर आप उठा ही नहीं जा रहे हैं, 2-3 मतलब जो भी हो, बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम में, 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, आपको माइंडली वर्क करना है उसमें, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। आप चाहो तो चॉकलेट ले सकते हो या एनर्जी ड्रिंक। तो वैसे मैं आपको बोलूँगा कि एनर्जी ड्रिंक को आप चाहो तो अगर आप यूज़ करते हो उसको तो ले लेना, अदरवाइज आपने आज तक नहीं लिया तो मत लो उसके लिए। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को क्या हुआ था, उसने एग्जाम दिया एंड उसने लिया और गर्मी का टाइम था तो उसको वॉमिटिंग हो गई थी। ठीक है, तो नई चीज़ ट्राई मत करना। अब अगर आप पीते रहते हो एनर्जी ड्रिंक या चॉकलेट खाते रहते हो तो यू कैन टेक इट, ठीक है, लेकिन डोंट डू समथिंग न्यू। और ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, इट इज़ माई पर्सनल व्यूज़। तो अगर ये काम करते हैं अच्छी बात है, नहीं काम करते हैं तो यार मुझे मत गाली देना, मेरा काम आपको बताने का। अगर आपको यूज़ करना है तो अपनी कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है आपको बताने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत भी है, ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना विजडम यूज़ करके। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द कॉन्फिडेंस। एग्जाम इज गोइंग टू बी इजी, पैटर्न अपने को पता है, आपने मॉक टेस्ट भी लगाए हुए हैं, कई पढ़ाई भी की हैं, अलग अलग चैनल्स हैं। मेरा जैसा आर्क जेनेसिस है, हम लोग इस पर पढ़ाई करते हैं, ऐसे साथ कुछ चैनल और भी हैं। और आई एम रियली थैंकफुल कि वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग रहता है, सब कंटेंट लोग देना पसंद करते हैं, लोगों को पसंद भी आता है, किसी का थोड़ा ऊपर रहता है, किसी का कम रहता है। बट ओवरऑल अगर जो भी लोग अपना टाइम दे रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट
ऑल दिस पीपल। तो उन लोगों ने, हो सकता है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर उनकी वजह से या मेरी वजह से आपको एक नंबर भी ऐड होता है तो कहीं ना कहीं आपको उसका थैंकफुल होना जरूर। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम इज गोइंग टू वेरी इजी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है अपने को, सब कुछ हो गया है, अपने आप कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि आपने पढ़ाई की है। और अगर किसी वजह से ये मत सोचो कि, देखो हम लोग कभी स्ट्रेस में कब होते हैं, जब हमें लगता है कि दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द एंड। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अच्छा कॉलेज मिलने के बाद भी तो क्या करते हैं, आईआईटीज़ के जो बच्चे हैं या फिर सीसीए के, एसपीए के हैं, 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी हाई अमाउंट, या काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, एडवांटेज होता है, लाइक हैविंग द गुड कॉलेज इज ए एडवांटेज। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग द एडवांटेज डज नॉट मीन यू विल बिकम द सक्सेसफुल पर्सन, नो, ऐसा गारंटी भी नहीं है। तो ये एंड नहीं है आपका, अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। सो डोंट लीव। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन अपने को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, करके जरूर आओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता अभी किस्मत इतनी अच्छी हो, आपने डी चूज करा, आप सपोज करो सी लगाते चले गए, इट कैन बी ए पैटर्न, तो हो सकता है कि आपको कुछ नंबर मिल जाए। खाली मत छोड़ना किसी भी हालत में, एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। अगर मेरा एक नंबर ज़्यादा आ जाता तो मैं इसरो में जो आर्किटेक्चरल साइंटिस्ट होते हैं उसकी पोस्ट अप्लाई कर सकता था मैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 64.6% तो मेरा नहीं हुआ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ फॉर्म भरने के लिए। तो एक एक दो दो नंबर हो सकता है कि आप एक कॉलेज में आपको सीट दिला दें या उसको बाहर कर दें। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर आपको सही में आता है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, चूज तो कुछ करना है, इफ देयर आर 4 ऑप्शंस, तो क्या करो। अब ऐसा नहीं कि ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ ऐसा कुछ बना के काम कर करो, ऐसा काम नहीं होता है। थोड़ा सा यूज़ करो माइंड को, पढ़े लिखे बच्चे हो आप, तो आप इलिमिनेशन मेथड पर काम कर सकते हो। इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, सपोज देयर आर 4 ऑप्शंस, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ए बी सी डी, तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है सही होने की, 25% प्रोबेबिलिटी है। आपने क्या करा, कुछ जुगाड़ लगा के यू कम टू नो कि ऑप्शन सी जो है वो तो नहीं है, तो मतलब सही आंसर कितना बचा, ए बी या डी, कितनी प्रोबेबिलिटी है 33%। तो आपने क्या करा, अपने चांसेस बढ़ा लिए, यही तो है तरीका सक्सेस होने का। तो आपने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड पे, आपको पता है, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था कि लास्ट एग्जाम में डैडो के बारे में पूछा गया, डाडो या डाडो जो भी बोलते हैं, तो ये पूछा गया। अब उसके अंदर क्या था हमें नहीं पता क्या चीज़ है, ताजमहल की फोटो दे रखी है, लेकिन हमें कुछ टर्म ऐसी पता थी कि ये तो नहीं हो सकता है, हटा दो उसको। क्या ओस कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, हटा दो। अब कितना हुआ, हमारे चांसेस बढ़ गए, क्योंकि हमें 3 में से चूज करना है, बाकी लोगों को 4 में चूज करना है, तो हमारे पास एक बेनिफिट मिल गया है। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है। फिर आता है स्मार्ट गैसिंग, स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो खासकर पैसेजेस के अंदर आपको ये फायदा देगा कि जहां किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंड यूज किया जाता है, लाइक ऑलवेज या मस्ट, नेसेसरी, नेवर, ये यूजली जो स्टेटमेंट्स होते हैं गलत होते हैं। यूजली मतलब मोर देन 90% चांसेस हैं कि गलत होगा। तो अगर कोई आपसे बोले कि आप आर्क जैन से ज्वाइन कर लीजिए और आपको ऑलवेज यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेम चीज होती है। तो अगर हाँ, अगर बोला जाए कि यू विल हैव द मोर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड, तो ये चीज समझ में आती है, हैविंग द मोर चांसेस और ऑलवेज या मस्ट, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो ये चीज देखी गई है कि जहां जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ दे आर हैविंग द एक्सट्रीम डिसीजन और दे आर हैविंग द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ समथिंग, तो वो मोस्टली गलत ही होते हैं। तो उन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। और एक तरीका होता है डू रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, एक तरीका होता है, आर्य बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, बहुत ईजी तरीका है ये। खासकर आपके तब काम आएगा जब आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है। ऑल्दो इसको प्रैक्टिस करने का फायदा होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, अ फादर इज ए ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। एक जो फादर है वो अपनी जो डॉटर है उसकी उम्र से डबल उनकी उम्र है, यहाँ तक बहुत क्लियर है। इफ 20 ईयर्स अगो, आज से 20 साल पहले द एज ऑफ द फादर वाज 10 टाइम द एज ऑफ द डॉटर, और आज से 20 साल पहले जो फादर की एज थी 10 टाइम्स थी, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। सो व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये लेके चलते हैं। अभी मानकर चलो, सपोज करो मुझे इसका नहीं पता क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 40 जो ईयर्स है नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि अगर फादर की जो एज 40 है तो डॉटर की एज कितनी है, उनकी आधी होगी, तभी तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही बनेगा। सो यू विल कम कि फादर की एज 40 है, डॉटर की एज कितनी है, 20 है, तो पहली हम जो स्टेटमेंट है सही हो गया। 20 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी, 20 ईयर्स ना, 40 में से 20 माइनस करेंगे, 20 साल पहले फादर की एज 20 साल रही होगी, डॉटर की एज कितनी रही होगी, 20 माइनस 20 0, तो क्वेश्चन गलत हो गई, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। 32 पे काउंट करते हैं। आज फादर की एज 32 है और डॉटर की आधी होनी चाहिए, 16 हो गई, चलो मान लेते हैं।
तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 16 तो 20 साल पहले तो डॉटर होगी ही नहीं, तो इसका मतलब 33 भी गलत हो जाएगा। नाउ कम टू द 45। अब फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब फादर की एज 45 है तो डॉटर की एज कितनी होगी, अराउंड 22.5, 22.5 साल रही होगी। चलो ठीक है, अब 20 साल पहले माइनस करते हैं, तो 20 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, 25, और डॉटर की एज कितनी रही होगी, 2.5 साल। 2.5, लाइक 22.5 थी, 20 साल पहले कितना रही होगी, 2.5। द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। तो आज 45 साल है, 20 साल पहले 25 साल फादर की एज रही होगी, और जो डॉटर की एज कितनी रही होगी 20 साल पहले, 2.5। तो 10 टाइम्स हो गया ना 2.5, जो डॉटर है उसकी एज 2.5 रही होगी, और फादर की एज कितनी रही होगी, 25 साल। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 25। तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो ये भी तरीका होता है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का, ये आप इसको प्रैक्टिस करते या फिर आप यूज जानते हो उसको तो यूज कर सकते हो। ये काम तब आते हैं जब कोई टाइम होता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाऊं मैं, तो आप क्या करते हो, आप जो वैल्यूज हैं उनको पुट करके देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो इक्वेशन है वो तो सही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे बड़ा फायदा यही होता है, वो 4 ऑप्शन देंगे लेकिन एक ऑप्शन सही देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ आर्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर, इट इज द आर्ट ऑफ चूजिंग द ऑप्शन। ये आपके एक तरीका है, एक आर्ट है कि आपको रिजल्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके फाइनल तक नहीं पहुंचना है, ढूंढना थोड़ा ही ना है, आपको चूज करना है। दे तो रखा है सही ऑप्शन, आपको चूज करके देखना है सिर्फ वहां से। ठीक है, खैर एनीवेज अभी मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता हूँ आपका, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई रियली लाइक आई प्रे फॉर यू गाइस कि आप लोगों के सच में बहुत अच्छे नंबर आए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं या फिर जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को पूरा का पूरा राइट होना चाहिए, एक अच्छा कॉलेज मिलने का, क्वालिफाई करने का उनको पूरा अधिकार होना चाहिए, और एक अच्छा कैरियर चूज़ करने का उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने साथ में काम किया है, और आप लोगों की वजह से ही है कि जो हम लोग कंटेंट दे पा रहे हैं आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों से बताना, अभी मत बताना, अभी आप एग्ज़ाम को देखो, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाए, फिर आप खुद ही हमसे बात करो। लेकिन आई विश कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाए। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और एग्ज़ाम के बाद जैसा भी होता है थोड़ा रेस्ट लेना और अपने आप को प्रेस करना, पेपर कैसा भी जाए कि आपने अच्छी मेहनत की है, यू डिज़र्व फॉर इट। 2-3 दिन का रेस्ट लेना, मज़े करना, फिल्म देखो, सीरीज़ देखो, उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में पेपर आएगा तो हम लोग तब उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, और अच्छी तरीके से पेपर देकर आना। थैंक यू, बाय बाय।